Ladies and gentlemen, please remain standing as we play national anthems of India and the United States of America. उपस्थित अतिथिगण, ये हमारे लिए बड़े गर्व और बहुत हर्ष का अवसर है आज कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी अब हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री के यहाँ आने में जो विलंब हुआ वो सिर्फ यहाँ की सिक्योरिटी प्रोसीजर्स पूरे होने के कारण था। मैं आशा करता हूं कि इसके कारण आपको ज्यादा असुविधा नहीं हुई होगी, लेकिन अब ये देर पूरी हो चुकी है और मैं आदरपूर्वक प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। अमेरिका में बसे हुए सभी मेरे परिवारजन, परिवार के स्वजनों से मिलने का जो आनंद होता है वो आनंद मैं जब जब आपसे मिलता हूं अनुभव करता हूं, एक नई ऊर्जा लेके जाता हूं, नया उमंग उत्साह आप मेरे में भर देते हैं। तो फिर एक बार वो मौका आज मुझे मिला है। पिछले 20 साल में कई बार मुझे अमेरिका आने का अवसर मिला है। जब मुख्यमंत्री नहीं था, प्रधानमंत्री भी नहीं था,
तो अमेरिका के करीब 30 स्टेट का मैंने भ्रमण किया था और हर बार किसी न किसी स्वरूप में यहां बसे हुए आप सब परिवारजनों से मिलने का मौका मिलता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप लोगों ने इतने बड़े बड़े समारोह ऑर्गेनाइज किए कि जिसकी गूंज आज भी दुनिया में सुनाई दे रही है। न सिर्फ अमेरिकन पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन विश्व के पॉलिटिकल लीडर भी जब मिलते हैं तो उनके दिमाग में मेरी पहचान उस अमेरिका के इवेंट से शुरू होती है। तो ये सब आप ही लोगों का कमाल है, आप ही का पुरुषार्थ है। और मैं जानता हूं कि अमेरिका में रहते हुए इस प्रकार की चीजें ऑर्गेनाइज करने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी बारीकियां देखनी पड़ती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको सफल बनाए हैं। इस बार की मेरी यात्रा में मैं ज्यादातर लोगों को नाराज करने वाला हूं, नाराज करके जाने वाला हूं, क्योंकि कई दबाव आ रहे थे, कई कार्यक्रमों के सुझाव आ रहे थे। आप लोगों का भी मन करता था बड़े कार्यक्रम करने के लिए, लेकिन मैंने कहा जरूर बड़े कार्यक्रम कभी न कभी करूंगा, लेकिन आज तो मैं उन लोगों को विशेष रूप से मिलकर के उनके दर्शन करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे पिछले कार्यक्रमों के लिए भारी मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। समय दिया, धन खर्च किया, अपने निजी कार्यक्रमों में बदल किया। तो इस बार तो मेरा मन यही था कि आप सबके दर्शन करूं जिन्होंने काफी परिश्रम किया था। तो ये सौभाग्य मुझे आज मिला है। और एक प्रकार से यहां मैं जो स्वरूप देख रहा हूं उसमें लघु भारत भी है, लघु अमेरिका भी है। भारत के करीब करीब सभी राज्यों के लोग यहां हैं और अमेरिका के भी सभी राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप कहां हो, किस अवस्था में हो, किस प्रकार से कार्य से जुड़े हुए हो, किस परिस्थिति में देश छोड़ करके यहां आए हो, कुछ भी हो, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कुछ अच्छा होता है तो आपकी खुशी नहीं समाती है। और हिंदुस्तान में अगर कुछ बुरा हो तो सबसे पहले आपकी नींद खराब होती है। ये इसलिए होता है कि आपका दिल हर पल चाहता है कि मेरा देश ऐसा कब बनेगा, मेरा देश आगे ऐसा कब बढ़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सपने आपने देखे हैं आपके रहते हुए उन सपनों को पूरा करते हुए देखते जाएंगे।
और उसका सीधा साधा कारण है, आप भी हिंदुस्तान में थे, आप भी अमेरिका में, लेकिन आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, वही हिंदुस्तानी हो आप। लेकिन सानुकूल वातावरण मिलते ही आप इतने फले फूले कि अमेरिका को भी फलने फूलने में आप बहुत बड़े सहायक बन गए। वही भारतीय की ताकत, सानुकूल वातावरण अमेरिका में मिला तो अमेरिका की भलाई के लिए भी और खुद की भलाई के लिए दोनों की विकास यात्रा बराबर बराबर चलती रही। आपके जैसा ही सामर्थ्य रखने वाले, आपके जैसी ही बुद्धि प्रतिभा रखने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में बैठे हैं। वे भी आप जैसे ही हैं। आपको जैसे यहां सानुकूल माहौल मिला और दुनिया बदल गई, उनको भी अब उनको सानुकूल माहौल मिल रहा है और वो 125 करोड़ देशवासी कितनी तेज गति से हिंदुस्तान बदल देंगे, ये आप और मैं भली भांति अंदाज लगा सकते हैं। आज भारत में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है और जो मैं हर पल अनुभव करता हूं, हर देशवासी कुछ न कुछ करना चाहता है, कुछ न कुछ कर रहा है और वह भी मेरा देश आगे बढ़े इस सपने और संकल्प के साथ कर रहा है। और जब 125 करोड़ देशवासियों का जज्बा, कुछ कर गुजरने का इरादा, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक पूरे देश में अनुभव होता हो, तब देशवासियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पिछले कई वर्षों तक जो गति नहीं थी, उससे तेज गति से देश आज आगे बढ़ रहा है। इन दिनों भारत में जिन विषयों को लेकर के सरकारें हमारे यहां बदनाम भी होती रही और बदलती भी रही, उसका कारण ये नहीं रहा कि किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए था और मिला नहीं। असंतोष का कारण वो ज्यादा नहीं था। भारत का सामान्य मानवी और जैसे आप लोग हैं, इनहेरेंट संस्कार है संतोष का। ठीक है, चलो भाई, जवान बेटा भी मर जाएगा, बीमारी से मर जाएगा, तो भी माँ बाप आखिर कहेगा चलो भाई, ईश्वर की इच्छा होगी, शायद ईश्वर को प्यारा हो गया। ये मूलभूत हमारी सोचने की प्रकृति है। भारत में सरकारें बदली गई हैं, उसके मूल में एक प्रमुख कारण रहा है भ्रष्टाचार, बेईमानी। देश के सामान्य मानवी को नफरत है कि क्या मतलब है। मैं आज सर झुका करके बड़ी नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने
3 साल में जो भी कार्यकाल किया बिताया है, अब तक इस सरकार पर एक भी दाग नहीं लगा है। और सरकार चलाने के तरीके में भी इनबिल्ट व्यवस्थाओं को ऐसा विकसित करने का प्रयास हो रहा है ताकि ईमानदारी की सहज प्रक्रिया भी हो। वरना ऐसा नहीं कि विजिलेंस बार बार करेंगे तभी ये चीजें चलती रहे। टेक्नोलॉजी उसमें बहुत बड़ा रोल कर रही है। टेक्नोलॉजी से एक ट्रांसपेरेंसी आती है, लीडरशिप और गवर्नेंस के उसूलों के कारण इंटीग्रिटी आती है, और सामान्य मानवी का स्वभाव अच्छा है तो उस रास्ते पर जाने का ज्यादा पसंद करता है। अब जैसे हमने देश में जो सामान्य मानवी को सरकारी खजाने से मिलने वाली बातें हैं, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में, डीबीटी स्कीम में कन्वर्ट किया। उसका परिणाम क्या आया? हमारे यहां गैस सिलेंडर घरों में देते हैं तो जैसे भारत देश है, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना बहुत जरूरी है। तो जितना आर्थिक बोझ कम हो ताकि वो पैसे शिक्षा में लगा सके, हेल्थ में लगा सके, बच्चों के देखभाल में लगा सके, तो कुछ सब्सिडी वगैरह देते हैं, गरीबों पर खास ध्यान देते हैं। अब गैस सब्सिडी देते हैं। अब गैस सब्सिडी देते तो कानून तो एक होता है, गरीब से गरीब को भी सब्सिडी जाती है, अमीर से अमीर को घर को भी जाती है, अरबों खरबों रुपया कमाने वाले को भी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर मिलता है। अब मैंने आकर के रिक्वेस्ट की लोगों से, मैंने कहा भाई अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है तो आप ये सब्सिडी क्यों लेते हैं? 1000, 1200, 1500 रुपए में क्या रखा है? आपके लिए तो ये एक दिन का जेब खर्चा भी इससे भी ज्यादा होता है। आप हैरान होंगे, देश के सामान्य मानवी के दिल में देश को आगे बढ़ाने की अदम्य इच्छा है। ये मैं जब कहता हूं तो उसका उदाहरण क्या है? उदाहरण ये है, 1.25 करोड़ देशवासी, यानी कि 1.25 करोड़ परिवार। भारत में कुल 25 करोड़ परिवार है। 125 करोड़ परिवारों ने सामने से कह दिया, मोदी जी आपने कहा है आज से सब्सिडी नहीं लेंगे। ये उस बात का सबूत है कि सामान्य मानवी देश को आगे ले जाने में अपने आप को भागीदार बनाना चाहता है, नेतृत्व करना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। और बाद में हमने क्या किया? ये सब्सिडी सरकार के खजाने में डाल करके सरकारी खजाने की चिंता नहीं की। हमने कहा ठीक है, इसको हम उन गरीब परिवारों को देंगे जो गरीब लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए सुबह 3-4 बजे उठ करके लकड़ी लाते हैं, लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, खाना पकाते हैं, फिर छोड़ करके जाते हैं, बच्चे बाद में खाते हैं,
और वैज्ञानिक कहते हैं कि लकड़ी का चूल्हा जलाने से जो धुआं होता है, एक माँ जब पूरा दिन भर किचन में जब भी खाना पकाती है, लकड़ी का चूल्हा जलाती है, 400 सिगारेट का धुआं उस माँ के शरीर में जाता है। छोटे छोटे बच्चे घर में खेलते हैं, ये धुआं उनके शरीर में भी जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस माँ के शरीर में एक दिन में 400 सिगारेट का धुआं जाता है, उस माँ के शरीर का हाल क्या होगा, उन बच्चों के शरीर का क्या हाल होगा। अगर मैं स्वस्थ भारत का सपना देखता हूं, तो स्वस्थ माँ, स्वस्थ बालक होना बहुत जरूरी है। और इसलिए हमने बीड़ा उठाया और लोगों से कहा कि जो 1.25 करोड़ लोगों ने ये गैस सब्सिडी छोड़ी है, वो उन गरीब परिवारों को सिलेंडर हम दे देंगे और ये सब्सिडी गरीब के यहां ट्रांसफर कर देंगे। इतना ही नहीं, जिसने सब्सिडी छोड़ी थी उसको चिट्ठी भेजी कि आपने जो गैस सब्सिडी छोड़ी थी, गुजरात के फलाने गांव में आपने छोड़ी थी, लेकिन अब आसाम के फलाने जिले के फलाने गांव के फलाने गरीब को ये सब्सिडी ट्रांसफर कर दी। मेहनत पड़ती है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी एक नया विश्वास पैदा करती है। आप जब हिंदुस्तान में थे तब आपने देखा होगा कि गैस का सिलेंडर पाने के लिए पता नहीं कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, नेताओं के घर चक्कर लगाने पड़ते थे कि गैस का कनेक्शन दे दीजिए। हमने बीड़ा उठाया है, आने वाले 3 वर्ष में 5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देना, उसको लकड़ी के चूल्हे से मुक्त करना। और मुझे खुशी है कि अभी तो इस योजना को 11-12 महीने भी नहीं हुए हैं, अब तक करीब 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गैस सिलेंडर हमने पहुंचा दिए। सब्सिडी देते थे, उसमें हमने बड़ा बदलाव किया। पहले जो बेचता था उसको सब्सिडी जाती थी, अब हमने वो बंद करके जो पाता है, जिसके घर सिलेंडर जाता है, उसके घर में ही सब्सिडी बैंक अकाउंट में चली जाती है। अब पहले हम पर आरोप लगता था कि मोदी इतने बैंक अकाउंट खोलने के पीछे लगे हो, क्योंकि मैंने अभियान चलाया था कि 6 महीने के भीतर भीतर देश में सब जगह पे बैंक अकाउंट खोलने हैं। 40% लोग थे जिनके बेचारों के बैंक अकाउंट खाते नहीं थे, बैंक में उनको कोई एंट्री नहीं थी। हमने खाते खोल दिए तो हम पे आरोप लगता था, खाते खोल दिए पैसे तो है नहीं, खाते तो खोल दिए पैसे है नहीं, खाते खोल दिए पैसे है नहीं। बहाना चाहिए कुछ न कुछ आरोप करने के लिए। लेकिन जब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया तो ये बैंक में सीधे पैसे सरकारी जो सब्सिडी थी जाने लगी। इसमें मजा ये आया, करीब 3 करोड़, आप हैरान हो जाएंगे, 3 करोड़ ऐसी सब्सिडी जाती थी कि जिसका सिलेंडर का मालिक ही कहीं के मिला नहीं हमको। कितने हजारों करोड़ रुपया हर वर्ष जाते होंगे, पता नहीं किसकी जेब में जाते होंगे। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के कारण 3 करोड़ जो गोस्ट क्लाइंट थे वो चला गया, रुपये बच गए जो किसी गरीब के लिए गांव में स्कूल बनाने के लिए काम आ रहे हैं।
टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी लाने में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल कर रही है। और जो यूथ है, यंग जनरेशन है, वो भली भांति समझती है टेक्नोलॉजी की ताकत क्या है। आज हिंदुस्तान उस टेक्नोलॉजी को काफी बल देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित कर रहा है। हमारे देश में जो लोग लगातार भारत की चीजों को देखते होंगे, जब खेती की सीजन आती है तो यूरिया को पाना, मैं भी जब मुख्यमंत्री था तो भारत सरकार को लगातार चिट्ठी लिखता था कि हमारे यहाँ यूरिया की कमी है, किसान परेशान है, यूरिया मिलना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो मुझे भी सब मुख्यमंत्रियों की पहले ही महीने में यही चिट्ठियां थी, यूरिया यूरिया यूरिया। आपको जानकर के खुशी होगी, पिछले 2 साल से एक भी मुख्यमंत्री यूरिया के लिए मुझे चिट्ठी नहीं लिखता। कहीं यूरिया की कमी नहीं है, कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं। तो आप अपने देश में यूरिया के लिए रात रात लोग कतार लगाते थे, रात रात खुले में सोते थे ताकि सुबह दुकान खुलते ही यूरिया मिल जाए। ये दिन थे। लेकिन क्या हमने रातों रात यूरिया के कारखाने लगा दिए? नहीं। क्या रातों रात यूरिया का उत्पादन बढ़ा दिया? नहीं। सिंपल काम किया, यूरिया का नीम कोटिंग किया। ये नीम के पेड़ की जो फली निकलती है उसका तेल, जो वेस्टेज है, एक प्रकार से उसको डाल दिया। पहले क्या होता था, यूरिया तैयार होता था, यूरिया में सब्सिडी बहुत मिलती है किसानों को, सालाना करीब 80,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में जाता है। तो बहुत सस्ते में यूरिया कारखाने से बाहर निकलता है, लेकिन वो खेत में नहीं जाता था, केमिकल फैक्ट्री में घुस जाता था। और केमिकल फैक्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल का उपयोग होता था, उस पर प्रोसेस करके और कोई प्रोडक्ट बना करके वो दुनिया में माल बेचते थे, पैसे कमाते थे। नीम कोटिंग करने के बाद अब यूरिया का 1 ग्राम यूरिया भी और किसी काम नहीं आ सकता है। केमिकल फैक्ट्री में जाना बंद हो गया, यूरिया खेत में ही जाने लगा। और नीम कोटिंग लगाने के कारण यूरिया की एक्स्ट्रा ताकत बढ़ गई, जो जमीन में सुधार लाने लगी। और परिणाम ये आया कि 5% से लेकर के 7% तक खेत उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई। यूरिया की चोरी गई, उसके कारण सब्सिडी कम हो गई, 100% यूरिया खेत में पहुंचने लगा, किसान की दिक्कत चली गई। और यूरिया में नीम कोटिंग होने के कारण उत्पादन में बढ़ गया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं कि जिसमें भारत इन दिनों टेक्नोलॉजी के सहारे कई नए अचीवमेंट कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है। अभी 2 दिन पहले ही 31 नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा कि ये भारत की क्या ताकत है कि एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। पिछले दिनों हिंदुस्तान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसके वजन की तुलना किलोग्राम में नहीं होते हैं, इतने हाथी के वजन का बराबर सैटेलाइट को छोड़ा गया। यानी एलिफेंट के वेट के साथ हमारे सैटेलाइट के वेट की तुलना हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि देश आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने के लिए
एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डेवलपमेंट, इन सारी बातों पर एक नए सिरे से बल दिया जा रहा है और उसके सुखद परिणाम आज बहुत तेज गति से नजर आ रहे हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कुछ काम होते नहीं थे, काम तो होते थे। आखिर सरकारें बनती हैं कुछ न कुछ करने के लिए, और कोई सरकार नहीं चाहती है कि वो अपने कार्यकाल को खराब करके जाए और चुनाव हार जाए, कोई नहीं चाहती। लेकिन काम होना वो एक बात है। तेज गति से सही दिशा में परिणामकारी काम होना, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। और इसलिए निर्णय भी समय की सीमा में हो, टाइम